नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में नीरज पटेल हैं जो नेशनल जनमत के वरिष्ठ संपादक हैं और बहुजन हित के बात उठाते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं जब से बहुजन समाज के लिए आप नागपुर भी जा चुके हैं, अभी आप गोरखपुर में गए थे, बहुत तेज़ गर्मी थी, फिर महाराजगंज में भी गए हैं। हम यहाँ जानकारी लेते हैं, इस समय नगीना ज़िला बिजनौर में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी। हमारे साथ में मुलाकात हुई सुबह रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर पंडाल में भी आए थे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। हम जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ बहुत बारिश भी हो रही थी, फिर भी आपने समय दिया। मैं एक बात कहता हूँ, और मैंने जब काम करना शुरू किया था उस समय भी सीखा था कि अगर आपका दान पात्र पवित्र है तो धन तो छोड़ दीजिए, जान देने वालों की भी कमी नहीं होती है। तो जब जान देने वालों की कमी नहीं होती है तो भीड़ इस बारिश के बीच में इस पंडाल के नीचे बैठने वालों की कमी कहाँ से हो जाएगी। आप भी इस बात के गवाह हैं कि बारिश हो रही थी, अभी चारों तरफ आप देख ही लीजिए, एकदम बुरी स्थिति है, कीचड़ है, चारों तरफ पानी है। इस सब के बावजूद पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ था, यहाँ सब तरफ भीड़ थी, सड़कों पे भीड़ थी। इसका मतलब लोगों के अंदर आग है, लोगों के अंदर एक जज्बा है, जुनून है। लोग चाहते हैं कि आतताइयों से परेशान हैं, तानाशाही से परेशान हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा ईमानदार नेतृत्व तो सामने नज़र नहीं आता जो लड़ता भिड़ता हुआ दिखाई दे। जैसे ममता बनर्जी की यहाँ जिक्र करना जरूरी है, ममता बनर्जी और एम के स्टालिन। ममता बनर्जी ने कुछ किया हो ना किया हो, पश्चिम बंगाल में अपने वोटर्स को ये ज़रूर उसने आश्वस्त कर दिया कि मैं इनके खिलाफ लड़ सकती हूँ, ये किया। एम के स्टालिन ने तमिलनाडु में ये अपने आप को साबित कर दिया है। यही वजह है कि आपने शायद एम के स्टालिन से कभी मुलाकात नहीं की होगी, आपने एम के स्टालिन का कभी एक भाषण भी नहीं सुना होगा लाइव, लेकिन आप मुझे लगता है एम के स्टालिन को जानते होंगे और उसके कामों से सहमत होंगे। तो विचारधारा ऐसी चीज़ है जो आप कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन विचारधारा फैलती है। एम के स्टालिन, हालांकि ममता बनर्जी की विचारधारा की बात नहीं थी, वहाँ उनका सीधा सीधा विरोध की बात थी, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि मैं लड़ सकती हूँ। एम के स्टालिन ने विचारधारा के साथ साथ नीट के मामले में, ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में ये साबित किया कि ना सिर्फ हम विचारधारा के साथ रहेंगे बल्कि इनसे आंख से आंख मिलाकर लड़ सकते हैं। तो वहाँ जनता उनके साथ थी। यहाँ के जो विपक्षी दल हैं, स्थापित दल, जो नए नए दल हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी स्थापित दलों की बात कर रहा हूँ, तथाकथित स्थापित, जिनको लोग विपक्ष की भूमिका में देखते हैं। जैसे यूपी में कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, इन्हीं दलों को मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका में है। इनमें से कोई भी दल सीधे सीधे ये चुनौती देता हुआ नहीं दिखता है कि हाँ हम हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ ये तानाशाह लोग कुछ करेंगे तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ये कोई आश्वस्त तो नहीं कर पाता है। इसलिए कन्फ्यूजन में लोग वोट तो देते हैं इन सब से बचने के लिए। लेटरल एंट्री के खिलाफ वोट देते हैं, निजीकरण के खिलाफ वोट देते हैं, आरक्षण के खात्मे के खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन इस भरोसे के साथ वोट नहीं देते हैं कि हम इनको वोट देने जा रहे हैं, इसके साथ देते हैं कि इनको नहीं देने जा रहे हैं। तो ये अगर कोई भी विपक्षी दल ये कर ले गया कि मेरी सरकार में तुम पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों को छू नहीं पाओगे, उनका नुकसान नहीं कर पाओगे, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलवा पाओगे, ये कोई आश्वस्त करे, कोई लड़ाई लड़े, उसके साथ लोग हो जाएंगे, ये कार्यक्रम मैसेज देता है। सर, अभी आपने यहाँ पर बोला भी है और ओबीसी समाज को जगाने के लिए भी बहुत हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ओबीसी समाज और एससी समाज में अब तमाम राजनीतिक दलें हो रही हैं, कैसे सत्ता आएगी? वो दल नहीं हैं, दुकानें हैं। राजनीतिक दल और दुकानों में फ़र्क है। राजनीतिक दल कितने भी बने कोई दिक्कत नहीं है, चैनल्स कितने भी खुलें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रसार ही करेंगे चीज़ों का, लेकिन समस्या ये है कि वो राजनीतिक दल कहाँ है, दुकानें हो जाते हैं। किसी का किसी से गठबंधन, अपना कोई टिकट 50 गठबंधन किससे फिक्स हुआ है, कितनी बड़ी पार्टी से हुआ, उससे रेट तय होते हैं। 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए में एक एक घरों में 3 पार्टियाँ हैं, कोई बहन अलग पार्टी से, भाई अलग पार्टी से, पति अलग पार्टी से, कोई अलग पार्टी से। तो इस और दूसरे दल का नाम क्या लें, बाप, दोनों बेटे, सब उन्हीं के सब राजनीति में। आज जो आप देख रहे हैं इसको लोग नेगेटिव संदर्भ में भी देख सकते हैं, लेकिन अजीत पवार वाला घटनाक्रम, शरद पवार वाला जो घटनाक्रम देखा, उद्धव ठाकरे वाला जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल के बीच में चलती रहती है ये चीज़ें, इसकी मेन वजह यह है कि आपने बचपन से परवरिश ये दी है कि इस दल में तुम ही आओगे बाद में, भले ही तुम काम कर पाओ ना कर पाओ, तुम्हारे अंदर कोई कैलिबर हो या ना हो। तो ये बचपन से जो प्रवृत्ति डाल दी जाती है, इनको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया जाता है कि बाप के बाद बेटा ही बैठेगा, भतीजा ही बैठेगा, बेटी ही बैठेगी, उससे ये प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि वो दल की बजाय दुकानें बनती चली जा रही हैं। सर, एक बात और है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे चैनल में काम भी कर चुके हैं और आपका चैनल भी देश विदेश में चलता है, लेकिन आज अगर
सोशल मीडिया ही ना होती तो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को न्याय ना मिलता। इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा देखिए लोग उसको उस संज्ञा से देख लेते हैं कि जब जुर्म होता है तो ये अवतरित हो जाता है, वो अवतरित हो जाता। हम लोग चूँकि अवतार में भरोसा करते नहीं हैं, हम लोग वास्तविक लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब किसी का भी आतंक ज़्यादा बढ़ जाता है, अन्याय अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आता है। और जिसको ये पाखंडी लोग कलयुग कहते हैं, हालांकि हमारे लिए कलयुग नहीं है, लेकिन चलो पाखंडियों की परिभाषा में मान लेते हैं, तो ये शूद्रों के लिए वरदान है सोशल मीडिया। इस वरदान की बदौलत हमारे आपके जैसे लोग जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तमाम सारे लोगों के मुद्दे सामने आ रहे हैं। सोचिए, बताया जा रहा है कि वो वीडियो 3 साल पुराना था। अगर सोशल मीडिया नहीं होती, वो वीडियो वायरल नहीं होता, तो अभी भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत उसको इंसाफ मिला है। हमारे चैनल पर आए सर, इसके लिए बहुत बहुत